एक प्रथा चली आती है तो क्या उसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए? इस साल भारत सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे को, जो कि एक जरूरी डॉक्यूमेंट है और हर साल 31 जनवरी के दिन ही पब्लिश होता है, लेकिन इस साल पब्लिश नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस कर पाए। तो देयर विल बी नो इकोनॉमिक सर्वे इन द ईयर 2024। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। अहेड ऑफ द यूनियन बजट, जो बजट है वो 1 फरवरी यानी कि कल प्रस्तुत किया जाएगा। आज इकोनॉमिक सर्वे आता है, लेकिन आज इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया। तो यूनियन बजट 2024 इकोनॉमिक सर्वे वुड नॉट बी प्रेजेंटेड। बजट 5 की चार्ट्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर्स, नॉट एन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। एक रिपोर्ट आई है जो कि इकोनॉमिक सर्वे का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो इकोनॉमिक सर्वे का रिप्लेसमेंट नहीं है। उस रिपोर्ट को रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी कहा गया है, यानी कि पिछले एक दशक, एक डेकेड में इकोनॉमी ने किस तरीके से फंक्शन करा है, उस चीज का रिव्यू आया है। तो जानेंगे उस रिव्यू में क्या है। उसमें 5 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसमें भारत सरकार ने फोकस करा है, और उससे हमें आने वाले वक्त में अपने फ्यूचर में इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी उस बारे में भी पता चलता है। 2024 में इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, जिसका प्राइमरी रीजन है कि यह साल चुनाव का साल है। इट इज एन इलेक्शन ईयर। ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे की वजह से कहीं इलेक्शंस जो है वो मैनिपुलेट ना हो जाए, या इलेक्शन रिजल्ट्स को, या आप ये कह के चले कि लोगों को आप बरगलाने के लिए कुछ ऐसा ना कहो जो कि लोग सुन के इन्फ्लुएंस हो। इस वजह से सर्वे को प्रस्तुत नहीं करा जाता। पोटेंशियल फॉर द सर्वे टू बिकम पॉलिटिसाइज्ड, बहुत आसान है कि आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये आपने अपीजमेंट के लिए करा है, ये तुष्टीकरण के लिए करा है। गिवन द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ चेंज इन गवर्नमेंट पोस्ट इलेक्शंस कुड डिसरप्ट द रेगुलर बजट प्रोसेस। क्योंकि आपको यह पता है कि इलेक्शंस है तो शायद सरकार चेंज हो जाए, और जब सरकार चेंज हो तो वो अपने अनुसार जो है बजट को प्रस्तुत करेगी। सो द प्रोसेस दैट टिपिकली फॉलोज द सर्वे प्रेजेंटेशन, कि भाई जब फुल फ्लेजेड बजट आएगा, तो फुल फ्लेजेड बजट आता है जब नई सरकार पावर में आती है। ओथ लेते हैं प्रधानमंत्री, नए कैबिनेट को अपॉइंट करते हैं, फिर वित्त मंत्री अपने प्लानर्स के साथ, एडवाइजर्स के साथ और सेक्रेटरीज के साथ बैठ के बजट तैयार करते हैं, और 1 महीने बाद बजट को प्रस्तुत करते हैं। वो प्रोसेस जो है वो ज्यादा जरूरी है पूरे साल के लिए, ना कि अभी वाला प्रोसेस, क्योंकि अभी वाला जो प्रोसेस है वो तो लिमिटेड 2-3 महीने के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज नहीं करा जाता। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, भारत सरकार ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा था कुछ दिन पहले, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। रिव्यू का मतलब है हमने अपनी ही परफॉर्मेंस को, सरकार ने भारत की ही आर्थिक परफॉर्मेंस को, आर्थिक के तौर पे हमने किस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले 10 साल में, या ऐसा कहा जाए पिछले 8 सालों में, उसकी एक स्पेसिफिक समरी दी है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये इकोनॉमिक सर्वे का रिप्लेसमेंट नहीं है। दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट रिप्लेस द इकोनॉमिक सर्वे, बट ये हमारी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या इकोनॉमिक स्टेट को लेकर इनसाइट्स देता है ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एंड शेड्स लाइट ऑन इट्स फ्यूचर ट्रैजेक्टरी, कि फ्यूचर में चल के हम क्या चीज अचीव करने वाले हैं। तो एक लाइन इसमें लिखी थी, मुझे बहुत पसंद आई, आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि ये चीज हमारे एल्गोरिदम को काफी सपोर्ट करती है, हमारे वीडियो को सपोर्ट करती है। डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। The Indian economy several key points underscore the country's economic trajectory। अंडरस्कोर करते हैं भारत की आर्थिक तौर पे जो ग्रोथ है उस चीज को। इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी भारत की बहुत अच्छी है। फोकसिंग ऑन अचीवमेंट्स, भारत ने क्या अचीव करा है, चैलेंजेस क्या फेस करे उसके बावजूद क्या अचीव करा है, और दोनों अचीवमेंट्स और चैलेंजेस जो वर्तमान स्थिति में है, प्रेजेंट में है, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे क्या अचीव करने वाले हैं। What are the future prospects? Let's have a look. तो जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है इसके बारे में कोई बात छुपी नहीं है। जो हमारे एस्टिमेशंस थे 7.2% के, 7.2% ग्रोथ के, जो ऑलरेडी फिक्स थे और ऑलरेडी पूरी दुनिया में हाईएस्ट थे,
वी हैव सरपास्ड आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। हमारी एक्सपेक्टेशन 7.2% की थी एंड वी आर ऑलरेडी ग्रोइंग एट 7.3%। इस फाइनेंशियल ईयर में 7.3% का ग्रोथ रखा जाएगा, जो कि आने वाले 2 से 3 साल में कंटिन्यू होगा। इस ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री का विजन था कि भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, यानी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है, वो अगले 3 साल में अचीव हो सकती है। और यदि ऐसा ही ग्रोथ रेट रहा तो सन 2030 तक हम 7 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की क्षमता रखते हैं। तो as it is said, the GDP growth rate for FY24 is anticipated to surpass 7.2%, outpacing the global economic struggling economy. Globally economy struggle कर रही है, जिस वजह से हम 5 ट्रिलियन का टारगेट जल्दी पूरा कर लेंगे 3 साल में, और जैसा मैंने बताया 2030 तक हम 60 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। पिछले 3 सालों में हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है और आने वाले टाइम में भी आशा करते हैं अच्छा ही रहेगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चर किसी भी चीज का हो सकता है। इकोनॉमी में कई सारे सिस्टम्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, गवर्नमेंट के लॉज विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग चीजें होते हैं। तो उसमें से जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें एक तब्दीली आई है। बहुत मैसिव तौर पे इनफ्लो आया है हर जगह से, चाहे डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल। द फाइनेंशियल सेक्टर इज इन अ रोबस्ट कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन में है। जो भी भारत सरकार ने चीजें करी हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर पे, लॉस को इजी करने के तौर पे, जीएसटी लाकर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाकर, फाइनेंस कमीशन के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, और कई सारे जो और एक्शंस लिए हैं, ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका प्रूफ है इस चीज में कि एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक्स के कम हुए हैं, काफी हद तक कंट्रोल हुए हैं। और दूसरी जो चीज है वो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन मैसिव। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन गंग हो अबाउट द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस चीज की तरफ काफी फोकस हुआ है। तो इसकी तरफ भी काम चल रहा है। और जो हमारी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो फूड इंडस्ट्री से ज्यादा नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ देखी गई है, यानी कि क्रेडिट लोन्स में जो ग्रोथ देखी गई है वो नॉन फूड सेक्टर में देखी गई है, जो काफी अच्छी बात है। रीजन बीइंग कि यहां पर भी लोग मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं या वो नॉन फूड सेक्टर की तरफ भी जा रहे हैं। तो यदि फाइनेंशियल सेक्टर की बात करी जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में भारत एक ऐसा देश है जहां पे फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स या टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैव बूम्ड। जैसे कि आप ज़ीरोधा देखिए, ग्रो देखिए, अपस्टॉक्स देखिए, ये सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और प्लस आप जितनी भी ये वॉलेट्स देखते हैं, सो आप जब ये सारे के सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स को देखते हो, इसमें भरमार है, स्पेशली कोविड के बाद करोड़ों ट्रांजैक्शंस यूपीआई पे ही डेली बेसिस पे हो रहे हैं। ये फिनटेक की जीत है, ये भारत की जीत है। शायद आपने देखा हो पिछले साल जर्मनी के जो राष्ट्रपति आए थे वो यूपीआई यूज करके देख रहे थे कि कितना आसान है। इस साल अभी फ्रेंच राष्ट्रपति आए थे इमानुएल मैक्रोन, जो मोदी जी के साथ बैठ के चाय पिए और उस यूपीआई के थ्रू पेमेंट करी। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा जल्दी स्पीड पे, पेस पे ग्रो करने वाला प्लेटफॉर्म है, फॉलोइंग द यूएस एंड द यूके, एडिशनली सरपासिंग हांगकांग। तो ये एक फिनटेक की चीज है। दूसरी जो चीज है वो है स्टॉक मार्केट्स की। तो स्टॉक मार्केट में भारत की, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, हर एक कंपनी की एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि पूरी दुनिया में वो स्टॉक मार्केट कहां रैंक करता है। जिस तरीके से आप पूरी दुनिया में देखें, बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है, शांघाई स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, कई सारे स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक बहुत ऊंची लिस्ट में आता है, टॉप 10 की लिस्ट में आता था। लेकिन हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज को पछाड़ा है। नाउ इंडिया होल्ड्स द 4th पोजीशन इन द ग्लोबल स्टॉक मार्केट रैंकिंग्स, यानी कि मार्केट कैप सारी कंपनीज की मिला के हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज से ज्यादा बड़ी हो गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। So this achievement, why has it happened? क्योंकि स्टॉक मार्केट में उस वॉल्यूम पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और उस वैल्यू पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। So global markets have attracted huge investments when we talk about them. Global investor sentiment, FII or FPI, and domestic investor sentiment has
क्वाड्रुपल्ड, 4 गुना हो गई है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी। और जैसे आप देख पा रहे हैं जितने स्टार्टअप्स हैं आजकल आईपीओ की होड़ लगी हुई है, हर स्टार्टअप जो है वो आईपीओ की तरफ जा रहा है और कई सारे स्टार्टअप्स के आईपीओ कामयाब भी हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। तीसरा जो प्रोजेक्शन है जो हमें इस रिपोर्ट से मिलता है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। जैसा कि आप लोग जानते हैं सन 2014 में भारत सरकार ने मुहिम उठाई थी कि करोड़ों लोगों का, 1 अरब से ऊपर लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाने की मुहिम उठाई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव वही था पूरी दुनिया में, जो कि काफी हद तक अचीव हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं रिपोर्ट हाइलाइट्स अ सब्सटैंशियल राइज फ्रॉम 53% टू 78.6% इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज। बैंकिंग एक्टिविटी तब बढ़ेगी ना जब बैंक अकाउंट होगा। तो यह चीज देखी गई है जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन के दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े और यादगार एग्जाम्पल्स रहेंगे आने वाले 100 सालों में भी। इतना बड़ा अचीवमेंट किसी देश ने नहीं करा। लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात है कि महिलाओं ने बैंकिंग को अडॉप्ट किया है। इसमें विमेन पार्टिसिपेशन यूजुअली बड़ा है। इट इंक्रीजेस द परसेंटेज ऑफ विमेन होल्डिंग बैंक अकाउंट्स। और ये जो आंकड़े हैं ये महिलाओं की बैंकिंग एक्टिविटी में देखे गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसकी वजह से विमेन एम्पावरमेंट की तरफ जो स्कीम्स भारत सरकार लेकर आई है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट हो, ये सारी चीजें विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बहुत मैसिवली फोकस करती है। तो स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स फ्रॉम 23.3% टू 37%। Gross enrollment ratio schools में, colleges में females is higher than education as and it has never been seen before, a 4-fold increase from 27% to 27% from 6%, 6 से 24% पे पहुंच गया। Gross enrollment ratio has more than doubled from 24 to 58 between FY5 to FY22। अगर 17 साल में देखा जाए तो आप देख सकते हैं 5% से जो है ये कहां तक पहुंच गया है। इट हैज रीच्ड टू दिस ग्रेट हाइट। तो इस तरीके से विमेन पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। एक सशक्तिकरण का बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा कहता हूं, वो है एमएसएमई सेक्टर का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है भारत के लिए, उसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड। दूसरा बड़ा रीजन है कि वो जीडीपी में मैसिवली कंट्रीब्यूट करता है और जिस स्तर से चीजें आती हैं वो भारत की इंडिजिनस चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। इसके लिए भारत सरकार ने खास बैंक, मुद्रा बैंक बनाया था सन 2014 में, और इसी सेक्टर को बहुत मैसिव सपोर्ट करा था आत्मनिर्भर भारत पैकेज के जरिए सन 2020 में। इस सेक्टर को रीस्टार्ट करना, इसको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना, इसको प्रमोट करना, इसके गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट करना, इस सेक्टर ने बहुत मैसिवली कंट्रीब्यूट करा है। ये एकदम इग्नोर्ड सेक्टर हुआ करता था सन 2014 से पहले। और क्योंकि जब गुड्स बिकते हैं तो भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। सो दिस सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड हाइटेंड डायनामिज्म ड्यू टू सपोर्टिव गवर्नमेंट मेजर्स and the implementation of GST along with domestic market integration and increased incentives for production has led to improved economic efficiency and reduced logistics cost। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्यों? क्योंकि इतनी मैसिव एम्प्लॉयमेंट है, एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, सेल अच्छी है, तो जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट हुआ। और ये सारी चीजें वो सेल्फ सस्टेनेबल सेक्टर अपने आप कर रहा है, उल्टा सरकार को कुछ दे के ही जा रहा है, कुछ ले नहीं रहा उनसे। अब इतनी सारी पॉजिटिव चीजें होने के बावजूद या एक्सपेक्टेड चीजें होने के बावजूद या उसके साथ साथ एक आंख हमें इन चीजों पे भी रखनी पड़ेगी जो कि जिससे हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। We have to be cautious. Growth comes at a cost. जब आप आर्थिक वृद्धि की तरफ चलते हैं तो उसका जो बाय डिफॉल्ट कॉरोलरी होती है या उसके साथ जो चीज आती है वो है महंगाई, जिसे आप नहीं रोक सकते, राइजिंग इन्फ्लेशन। लोग त्रस्त हैं। यदि आप इतनी ग्रोथ और इतनी सब चीजें दिखाएं लेकिन इवेंचुअली लोग खाना पीना ही अफोर्ड ना कर पाए, वो अपनी अफोर्डेबिलिटी पावर से नीचे आ जाए, तो बताइए क्या सरकार का काम है? राइजिंग इन्फ्लेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। इकोनॉमिकली हमें दुनिया से अपनी इकोनॉमी इंटीग्रेट करनी है। ये तब हो पाएगा जब हमारे सेक्टर्स ऑर्गेनाइज होंगे। अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत भारी मात्रा में चल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंजेस हाईली इंपॉर्टेंट।
energy security versus transition and other challenges that may impact India's economic trajectory, इस चीज का डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। कब पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कुछ नहीं पता, लेकिन फर्क पड़ेगा। तो कल आने वाले बजट में, इंतरिम बजट में देखने वाली बात है कि क्या इन चीजों को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एड्रेस करती हैं या नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और जरूर कमेंट करिएगा। इसके साथ साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, सी यू टुमारो लाइव फॉर द बजट सेशन।